इसलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये सब करना बहुत जरूरी हो जाता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो पीछे दी जाती है वो हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो आपको करने ही करने हैं पीवाईक्यूज के साथ साथ। 4 ग्राफ में से 2 ग्राफ तो एलिमिनेट हो गए, तो अब यहाँ पर 2 ग्राफ में भी हमें कैसे एक और को एलिमिनेट करना है, तो उतना ही डिफिकल्ट होता है एक एक प्रोटॉन बाहर निकालने के लिए। इसलिए H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है H2PO4- से और HPO4 2- से। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बायो को एनालाइज किया था। इस वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री को एनालाइज करेंगे। टोटल 45 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे नीट 2025 में। मोल कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स से 1, इक्विलिब्रियम से 3, रिडॉक्स से 1, सॉल्यूशन से 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1, केमिकल काइनेटिक्स से 3। चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.13 से लिया गया है। ऐसा टाइप क्वेश्चन पीवाईक्यू भी रह चुका है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि n=2 से n=3 का ट्रांजिशन और n=4 से 6 का ट्रांजिशन, इन दोनों के बीच में वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है। और यही 2.13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसा ही टाइप का सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 4 से 2 का पूछा गया है और वहाँ पर वो ट्रांजिशंस के रेशियो पूछे गए हैं। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से सॉल्व एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन को मिलकर बनाया गया है, जैसे एनर्जी और रेडियस हीलियम की पूछी गई है और एनर्जी और रेडियस लिथियम की भी पूछी गई है साथ में। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जिस तरीके सॉल्व किया गया है उसी तरीके यहाँ भी सॉल्व करना था ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन या मोल कंसेप्ट से पूछा गया है। ये लाइंस से उठाई गई है। डाल्टन वाला जो पैराग्राफ है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन कर सकता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर सकता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी। वो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो यहाँ एनसीईआरटी में गिवन है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिडॉक्स रिएक्शन से लिया गया है। जैसे कि आप पीवाईक्यूज में भी देखते आए होंगे कि कोई भी अंडरलाइंड एटम या डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाले एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जैसे एनसीईआरटी में थ्योरी में एक्सप्लेन भी किया गया है, ये मैंने पैराग्राफ अटैच कर दिया और वहाँ पे ही उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में आप देख सकते हो जिस तरीके अंडरलाइन कर दिया गया है और पूछा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल 3.8 से लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है हाफ लाइफ 1 मिनट है और 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहले आप हाफ लाइफ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे और के की वैल्यू जब मिल जाएगी तब उससे हम टाइम निकाल लेंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में डिट्टो सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैंने अटैच कर दिया है। नेक्स्ट है ये इक्विलिब्रियम में भी आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है, पेज नंबर 199 और 200 पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड पॉलीप्रोटिक एसिड होता है। अब यहाँ पर जब हम एक प्रोटॉन रिमूव करेंगे तो ये H2PO4- बनेगा, उसमें से भी एक प्रोटॉन और रिमूव करेंगे तो HPO4 2- बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक एक प्रोटॉन हम यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से वो जुड़े होते हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन बाहर निकालते हैं तो उतना ही डिफिकल्ट होता है एक एक प्रोटॉन बाहर निकालने के लिए। इसलिए H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है H2PO4- से और HPO4 2- से। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं उसकी Ka1 मतलब Ka1 की वैल्यू ज़्यादा है, फिर Ka2 की वैल्यू आयनाइजेशन कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं वो फर्स्ट की ज़्यादा होगी, मतलब H3PO4 की ज़्यादा होगी। और उससे ही यहाँ पर एक और मैंने अटैच किया है स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो नेट रिएक्शन के नेट जिसे हम कहते हैं वो प्रोडक्ट्स होता है। और प्रोडक्ट्स को ही जब हम लॉग में लिखेंगे तो प्रोडक्ट में वो लॉग एडिशन में हो जाता है, तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3 हो जाएगा। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, ये मैंने सारे पैराग्राफ्स अटैच कर दिया है, यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.9 पेज नंबर 51 से लिया गया है। अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है, समझ सकते हैं आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो पीछे दी जाती है वो हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो आपको करने ही करने हैं पीवाईक्यूज के साथ साथ।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी दी गई है एक मोनोबेसिक वीक एसिड की, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। नीचे आप देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को 2 दिया गया है एक। तो वो दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद जो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो हमें मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो फॉर्मूला लगाने के बाद ये हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है ये केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये -74.8 किलो जूल पर मोल है। तो ये माइनस हमें बताता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप जानते हैं कि प्रोडक्ट नीचे होता है, रिएक्टेंट ऊपर होता है। तो ये चार ग्राफ में से 2 ग्राफ तो एलिमिनेट हो गए। तो अब यहाँ पर 2 ग्राफ में भी हमें कैसे एक और को एलिमिनेट करना है। नीचे प्रोडक्ट दिया गया है, अब वहाँ पे देखिए देख सकते हैं मैंने एक और ग्राफ अटैच किया है। एक है एक्टिवेशन एनर्जी और एक डेल्टा एच, आपको दिख रहा होगा डेल्टा एच, और हमें डेल्टा एच ही निकालना था, तो इसलिए फर्स्ट इसका आंसर होगा। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 13 में भी गिवन है, पेज नंबर 50 पर आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट ये सोल्यूशन चैप्टर से है। ये सोल्यूशन चैप्टर के टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप जानते हैं अलॉय अलॉय जो होता है वो मेटल्स के मिक्सिंग से बनता है, तो सॉलिड इन सॉलिड से बनेगा। जैसे कि लास्ट में आप देख सकते हैं सॉलिड और सॉलिड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसके दोनों सॉलिड्स है, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, तो ये एक अलॉय हुआ एक तरीके का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सॉलिड इन सॉलिड होगा। उसी तरीके उसके जस्ट ऊपर अमलगम दिया गया है, और अमलगम हमें पता है लिक्विड को जब हम सॉलिड में डालते हैं तो अमलगम बनता है, तो ये हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। उसी तरह स्मोक्स और ह्यूमिडिटी भी हम कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू। नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 18 का है, पेज नंबर 4। मतलब सिमिलर क्वेश्चन उसी तरीके के, जैसे इसमें पूछा गया है किसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है, उसी तरीके हमें मोलर मास गिवन है। अब मोलर मास दिया गया है तो हम इससे मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स निकलने के बाद उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके और एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे निकल जाता है। तो उतना हमें इधर पे इतना नहीं करना था, सिर्फ डायरेक्ट मोल्स निकालते और उससे कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको देख के कौन कौन से इक्वल थे उसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते। ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से है, मेन पार्ट ये केमिकल इक्विलिब्रियम से है। एनसीईआरटी सॉल्ट एग्जांपल 6.5 पेज नंबर 179 पर सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें केसी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमें केसी की वैल्यू पहले निकालनी है। तो केसी की वैल्यू KF अपॉन KB से निकल जाएगी, और जब एक बार केसी निकल गया तो हम KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N से रेस टू डेल्टा N, इससे हम निकाल लेंगे इसकी KP की वैल्यू, और वही KP की वैल्यू यहाँ पर बतानी थी। ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9 से लिया गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर आप देख सकते हैं यूरिया और यहाँ पर C6H12O6 का तो बिल्कुल 1 ही होगा। डिसोसिएशन फैक्टर जो होता है वो बैंट ऑफ फैक्टर जिसे हम कहते हैं, I से जिसे हम डिनोट करते हैं, और Na2SO4 है उसका हो जाएगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस, मतलब 3 आयन से इसका I की वैल्यू 3 होगी। तो इसका 3 के ये I की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट है ये सॉल्यूशंस चैप्टर से ही लिया गया है, एनसीईआरटी सॉल्ट एग्जांपल 1.5 पेज नंबर 11 और 13 पे दिया गया है। अब यहाँ पर मोल्स दिए गए हैं सबसे पहले हम, और वेपर प्रेशर्स दिया गया है। हमें बताना है कि जो एंडिंग का जो आंसर हमारा आएगा वो निकालने के बाद हमें बताना था कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोल्स मोल से हम सबसे पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद टोटल प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर जब निकल जाएगा तो उस टोटल प्रेशर से हम देखेंगे कि हमारा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मतलब डेविएट कैसे हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है आंसर कि कम आ रहा है। तो उस हिसाब से हम उसे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में रखेंगे। ये सॉल्व एग्जाम्पल से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ हमें बतानी थी कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट ये थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.14 से और पेज नंबर 166 पे गिवन है। इसमें हम देख सकते हैं कि
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन से हेल्प लेकर पहले कुछ पार्ट उसका निकालना है, उसके बाद हमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BSFO मतलब वो जो Ba2+ का फाइंड करना था वो करना था। तो ये क्वेश्चन से हम इंस्पायर होके ये क्वेश्चन से थोड़ी हेल्प लेकर पहले ये फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा, उससे हम ये करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर से आया गया। इक्विलिब्रियम में भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम पेज नंबर 185 पर गिवन है। अब यहाँ पे बताया है कि हायर यील्ड ऑफ NO, NO हमें हाई कैसे मिलेगा? NO प्रोडक्ट में गिवन है, तो प्रोडक्ट में हमें जब कोई चीज़ हाई चाहिए तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ले जाना पड़ेगा, और फॉरवर्ड के लिए हमें पता होता है कि N2 का जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी वैल्यूज़ भी हाई होनी चाहिए, तो N2 भी हमारा हायर कंसंट्रेशन में होना चाहिए और O2 भी हमारा हायर कंसंट्रेशन में होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डेल्टा H है ये प्लस में गिवन है, प्लस दिखाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि वो कुछ चीज़ अब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, तो कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो हायर टेम्परेचर पे आ रहा है एंडिंग में फाइनली। तो इसलिए ये हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट्स बनेंगे वो आंसर 4th रहेगा, और ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज पैराग्राफ से भी हम उठा सकते हैं, मैंने अटैच कर दिया है कि कैसे ली शेटले प्रिंसिपल को यूज़ करके इसमें N2 और O2 की कंसंट्रेशंस हाई करवा के तभी हम NO का हाई यील्ड ले पाएंगे। नेक्स्ट ये केमिकल काइनेटिक्स से ही क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसका 3.5 पेज नंबर 78 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर K की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और कंसंट्रेशन दिया है कि पहले इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था, बाद में वो रिड्यूस्ड होके उतना हो गया। लॉग की वैल्यू भी साथ में दे दी गई है। यहाँ पर हमें T की वैल्यू फाइंड करना था, कितने टाइम में ये हुआ है। इसी तरीके का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं NCERT में है, और ये क्वेश्चन किया जा सकता था, T की वैल्यू निकल सकती थी। थैंक यू। अगले वीडियो में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। ये PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।